हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक। आज एक ही क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स से फॉरेन एक्सचेंज रेट का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, ये चैप्टर वन शॉट में कंप्लीट होगा, यानी एक क्लास में पूरा चैप्टर खत्म। आपका कोर्स सिलेबस कराने के साथ साथ एक रियल मार्केट टच देके जाएगा आपको ये चैप्टर, तो वन शॉट में कवर करेंगे दोस्तों। और जो आपका प्यार बरस रहा है ना कमेंट सेक्शन में, उसको बनाए रखना। आपका और मेरा रिश्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। और ये कंटेंट है दोस्तों इस चैप्टर का, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब और उसके टाइप, साथ में फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट करा देंगे, डिमांड सप्लाई कर्व करा देंगे, इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये भी करा दूंगा। रिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन, अप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जैसे शब्दों को लेकर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, वो चीज क्रिस्टल क्लियर करूंगा। और लास्ट में दोस्तों हम करेंगे स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। तो भाई बहुत बेसिक चीज से शुरू करूंगा, एक एक चीज बिल्कुल एबीसीडी की तरह तुम्हारे दिमाग में घुसने लगेगी। तो पहला शब्द आपके सामने पेश किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का सीधा मतलब होता है फॉरेन करेंसी, एग्जैक्टली फॉरेन करेंसी इसको बोल दो। कोई पूछे व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज, तो लिख देंगे हम आंसर, इट रेफर्स टू द फॉरेन करेंसी, दैट्स इट, या इट मींस फॉरेन करेंसी। अब हमारे प्यारे देश भारत के लिए फॉरेन करेंसी क्या है भाई? हमारे देश की करेंसी यानी इंडियन रुपया को छोड़कर वर्ल्ड में किसी भी देश की करेंसी है, वो सब हमारे लिए फॉरेन करेंसी है। चाहे वो पाकिस्तान की करेंसी हो, नेपाल की करेंसी हो, बांग्लादेश की हो, अमेरिका की हो, यूरोप की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, सिंगापुर की हो, किसी भी देश की होगी। अब यहां पर एक जनरल फैक्ट आपको बताऊं कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी डॉलर नहीं है, पाउंड नहीं है, यूरो नहीं है, दिनार है। दिनार में भी क्या है, पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर 7 कंट्रियां ऐसी है जिसके अंदर दिनार चलता है। अब कुवैत ऐसी कंट्री है जिसका दिनार लगभग 250 रुपए का एक है, 250 रुपए का एक दिनार, डॉलर भी नहीं इतना। तो सबसे महंगी करेंसी होना अलग बात है, सबसे स्ट्रांग करेंसी होना अलग बात है। सबसे स्ट्रांग करेंसी पूरे वर्ल्ड की अभी भी डॉलर है। कौन सा डॉलर? डॉलर भी तो बहुत सारी कंट्री में चलता है। सिंगापुर का डॉलर अलग है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर अलग है। हम स्ट्रांग करेंसी की अगर बात करें तो वो यूएस डॉलर है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का डॉलर सबसे स्ट्रांग करेंसी है पूरे वर्ल्ड की। उसके पीछे भी हिस्ट्री है, आपको यहां पर कुछ नॉलेज मिलेगी इस चैप्टर के अंदर। मैंने बोला ना रियल मार्केट टच, अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। तो यार हमारे लिए फॉरेन करेंसी क्या होगी? हम यहां पर लिख सकते हैं अमेरिका का डॉलर। अब रशिया में जो करेंसी चलती है उसको रूबल्स बोलते हैं, कुछ नॉलेज दे लो भाई। जापान की करेंसी को येन बोलते हैं, चाइना की करेंसी को युआन बोलते हैं, दुबई में जो करेंसी चलती है उसको दिरहम बोलते हैं, ठीक है। यूरोप में करेंसी चलती है यूरो, और पाउंड स्टर्लिंग भी चलती है। अलग अलग कंट्री का अलग अलग हिसाब किताब है यहां पर, ठीक है। ये कुछ करेंसी है जो नाम जान लो तो आपका जा ही कह रहा है, ठीक है। और फिर बात करें दिनार की, तो यार बहुत सारी कंट्री में चलता है, लेकिन कुवैत कंट्री का दिनार, कुवैती दिनार इज वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी, ठीक है। हरे रंग से इसलिए लिख दिया, आपके काम आएगा, ठीक है। अब जैसे नॉर्मल मम्मी बोल देती है ना आपको, जा बेटा मैगी लेके आ, चीनी लेके आ, चावल लेके आ, टूथपेस्ट लेके आ, ले आती हो आप दुकान से, है ना, जाना पड़ता है दुकान में। तो नॉर्मल हम सामान खरीदने दुकान में जाते हैं, तो आसपास की जो दुकानें हैं और हम एक मार्केट का हिस्सा है। मार्केट वो जगह होती है जहां पर लोग खरीदने भी जाते हैं सामान, और जहां पर लोग सामान बेचने भी जाते हैं, है ना। जहां पर गुड्स खरीदने और गुड्स बेचने जाते हैं उस जगह को बोलते हैं गुड्स मार्केट। नॉर्मली हमारी जिंदगी के आसपास वही चीज है। लेकिन एक ऐसी जगह भी है दोस्तों जहां पर फॉरेन करेंसी खरीदी जाती है और फॉरेन करेंसी बेची जाती है। आपके आसपास नॉर्मली ये देखने को नहीं मिलेगा, ये बहुत कम जगह होता है, मतलब हर जगह फॉरेन करेंसी खरीदी और बेची नहीं जाती। लेकिन जहां पर भी ये खरीदी और बेची जा रही है उस जगह को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के लिए एक डेफिनेशन लिख दी है, इट रेफर्स टू द मार्केट वेयर फॉरेन करेंसी इज बॉट एंड सोल्ड। बॉट का मतलब बाय करना, सोल्ड का मतलब बेचना। सिंपल आसान भाषा के अंदर डेफिनेशन दे दी। अच्छा, और बात यहीं से बता देता हूं आपको, ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर 2 तरीके की सेटलमेंट होती है। मतलब आज आपने अगर डॉलर खरीदे हैं 5, तो उसकी हैंड टू हैंड पेमेंट कर दो। जब हैंड टू हैंड कैश पेमेंट करके सेटलमेंट कर रहे हो ना, तो उस टाइप ऑफ मार्केट को बोलेंगे स्पॉट मार्केट। वर्ड सुना ही होगा आपने, ऑन द स्पॉट काम हो गया, मतलब हैंड टू हैंड पेमेंट हो गई। अगर कुछ उधार वाला काम हुआ है, मतलब आज आपने डॉलर को बुक कर लिया और बोला कि मैं 10 दिन बाद लूंगा, 20 दिन बाद लूंगा डिलीवरी, या 30 दिन बाद लूंगा, रेट आज डिसाइड कर लिया, आज 80 रुपए का डॉलर है तो बोल दिया 80 रुपए के हिसाब से डॉलर मैं 10 दिन बाद लूंगा। रिस्क तो है ही इसमें, क्या पता 10 दिन बाद कैसा हो रेट, आपने आज ही फिक्स कर लिया, है ना। तो रिस्क लेते हुए
जो फ्यूचर में हम डॉलर की या किसी भी दूसरी फॉरेन करेंसी की डिलीवरी को बुक करते हैं, वो बुकिंग कहलाती है फॉरवर्ड मार्केट। तो दोनों की दोनों अलग चीजें हैं, दोनों तरीके से काम धंधे चल रहे हैं मार्केट में। जैसा आपको करना है वैसा कर लो। है तो आखिर इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रिस्क। लोग पता है फॉरेन करेंसी क्यों खरीदते हैं आजकल? अब क्या है यार, मेरा क्या फॉरेन करेंसी का काम है, मैं यहां बैठे बैठे डॉलर खर्चूंगा क्या? होता क्या है, बंदे डॉलर खरीद के रख लेते हैं अपने पास। उनको लगता है जब ये महंगे हो जाएंगे ना तब बेच देंगे वापस, ऐसा कर लेते हैं। जब उनको लगता है कि फॉरेन करेंसी कोई भी हो डॉलर के अलावा, यार येन हो, युआन हो, रूबल्स हो, कोई भी हो, ये लोग जो जो अच्छा लगता है खरीदने वाले लोग उसको खरीद के रख लेते हैं, और जब ये महंगी हो जाएगी इसको बेचते हैं, तो प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। ऐसी एक्टिविटी को हम बोलते हैं हिंदी में सट्टेबाजी। जी हां, सट्टेबाजी कोई इलीगल शब्द नहीं है, इलीगल शब्द है जुआ। जुए को इंग्लिश में बोलते हैं गैम्बलिंग। अब इंडिया के अंदर कोई क्रिकेट में पैसा लगाता है ना मैच में, तो बोलते हैं सट्टा खेल रहा है, एक्चुअली वो जुआ खेल रहा है। सट्टा एक लीगल शब्द है। अब बहुत सारी कंट्री ऐसी है, डेवलप्ड कंट्रीज, अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं तो वहां पर क्रिकेट में पैसा लगाना अलाउड है, तो वहां पर उसको बोल सकते हो। अगर हिंदी शब्द इस्तेमाल करो तो इंग्लैंड के लोग क्रिकेट में सट्टेबाजी करते हैं, वो जुआ नहीं करते। तो यहां पर क्यों बता रहा हूं ये डिक्शनरी आपको, क्योंकि वर्ड यूज किया जाएगा यहां पर। इधर आप सट्टेबाजी करोगे तो उसको गैम्बलिंग नहीं बोलेंगे, फॉरेन करेंसी की सट्टेबाजी को स्पेकुलेशन बोलते हैं। भाई ऐसी ही स्पेकुलेशन, यानी अंदाजा लगाते हैं कि रेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, उस हिसाब से पहले खरीद के रख रहे हैं, या बाद में कुछ ट्रांजैक्शन फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। शेयर मार्केट में भी स्पेकुलेशन होती है, सब ये सट्टा ही है एक तरीके से, मतलब अनसर्टेन है चीजें, यहां रिस्क तो है सच में। ठीक है दोस्तों, अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट हुआ है, और आपको बेकरारी होगी फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब जानने से। तो वो रेट जानने से पहले आप ये समझो कि आपको आपकी मम्मी या पापा या पड़ोसी, या आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे, किसी भी चीज का रेट देखते हो तो कैसे लिखा होता है? 40 रुपए किलो का आलू, 50 रुपए किलो टमाटर, 60 रुपए लीटर दूध, यानी किसी भी चीज का रेट लिखा होता है 1 यूनिट में लिखा होता है। 40 रुपए का 1 किलो आलू, 50 रुपए का 1 किलो टमाटर। कभी ऐसा थोड़ी लिखा होता है कि 70 रुपए के 3.5 किलो प्याज है, ऐसे नहीं लिखा होता। 50 रुपए का 1 किलो प्याज, ऐसा लिखा होता है। तो रेट वो चीज होती है जब तुम किसी चीज की 1 यूनिट खरीद रहे होते हो, उसको डिफाइन करने वाली वैल्यू रेट होती है। तो फॉरेन करेंसी जब हम खरीदने जाते हैं तो उसको भी खरीदने का कोई ना कोई रेट होता होगा। जैसे कि अब मैं ज्यादातर इस चैप्टर में बात करूंगा डॉलर को लेकर। डॉलर हमारी फॉरेन करेंसी है मान लो, तो जब डॉलर खरीदने जाएंगे तो डॉलर लगभग मान लो 80 रुपए का मिल रहा है, तो 80 रुपए का 1 डॉलर है ना, ये डॉलर को खरीदने का रेट है ना, इसी को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। किसी भी फॉरेन करेंसी को खरीदने का रेट फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है। और कितनी खरीदनी है, खरीदनी कितनी भी हो, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रेट 1 यूनिट खरीदने का होता है। तो दोस्तों आपके सामने पेश है फॉरेन एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट, और यहां लिख दिया डेफिनेशन। फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी कैन बी परचेज्ड। ठीक है, कैन बी परचेज्ड इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी मतलब हमारे देश की करेंसी, ये खर्च करके ही तो होगा। जैसे कि मानो कहीं लिखा है 80:1, 80 रुपए का 1 डॉलर है, जो ये लिखा है ना, इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। जब भी तुम फॉरेन एक्सचेंज रेट लिखोगे तो शुरू में अपने देश की करेंसी लिखोगे, लाइक रुपया। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, ये होम करेंसी है या फिर डोमेस्टिक करेंसी है, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। और ये लिखने के बाद दोस्तों रेशो लगाओगे, रेशो के बाद जो आपने लिखा है ये डॉलर है, ये फॉरेन करेंसी है, और फॉरेन करेंसी को हम फॉरेन एक्सचेंज भी बोलते हैं। कभी भी फॉरेन एक्सचेंज रेट लिखना होगा तो ऐसे लिखना। और इजी लैंग्वेज में अगर आप ये रेट डिफाइन करना चाहते हो तो सीधा बोल दो, फॉरेन एक्सचेंज रेट एक प्राइस है जो 1 डॉलर खरीदने के लिए यहां पर देना पड़ा। तो फॉरेन करेंसी की 1 यूनिट परचेज करने के लिए जो भी प्राइस देना पड़े वो फॉरेन एक्सचेंज रेट है। तो और क्या डिफाइन कर दूं, यहां पर लिख दूं और करके, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स, यानी इट रेफर्स टू द प्राइस ऑफ परचेजिंग 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, 1 यूनिट ऑफ फॉरेन, जगह बचेगी मेरे पास, बच गई करेंसी। ठीक है, आपका काम हो गया, डेफिनेशन पूरी मिल गई, लिखी लिखाई। यहां पर आप बोलोगे सर मैंने क्या करूं, इसके नोट्स कहां मिलेंगे? नोट्स मिलेंगे PW की एंड्रॉइड ऐप पे, फिजिक्स वाला की।
आप विश्वास बैच सर्च करोगे, उसके अंदर जो भी चीजें लिख रहा हूं आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना, आपका काम हो जाएगा। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन हो गई। अब पाउंड की अगर बात करूं तो 98 99 रुपीज के आसपास का एक पाउंड आता है, तो 98:1 पाउंड की टर्म्स में फॉरेन एक्सचेंज रेट हो गया। यूरो की बात करूं तो 82 के आसपास का यूरो है। हाँ, यूरो की वैल्यू डॉलर से थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। कितनी सारी करेंसी है जिनकी वैल्यू डॉलर से ज्यादा है, लेकिन डॉलर अपने आप में एक विश्वास है, एक ट्रस्ट है। ये कैसे सेटल हुआ इसकी बात सुन लो जरा। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, जब वो खत्म हुआ तो लगभग दुनिया की सारी कंट्री अफेक्टेड हुई थी, किसी ना किसी कंट्री में अलग अलग लेवल की तबाही मची हुई थी। अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो अमेरिका एक सेफ कंट्री थी, बिल्कुल अनअफेक्टेड। तो अमेरिका वहां पर यह रोल प्ले करती है कि बहुत सारी कंट्री को अपने देश में बुलाती है। जिस जगह पर बुलाती है उस जगह का नाम था ब्रेटन वुड। ब्रेटन वुड हैम्पशायर एक जगह है अमेरिका में, वहां बहुत सारी कंट्रीज को बुलाती है। लगभग 44 कंट्रीज के बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए हुए थे वहां पर। तो वहां पर इन्होंने मीटिंग में डिसाइड किया कि अमेरिका अनअफेक्टेड कंट्री है, इसकी करेंसी सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसकी करेंसी पे विश्वास किया जा सकता है। तो अमेरिका की करेंसी पे विश्वास किया गया और अमेरिका की करेंसी तब से स्ट्रांग है और आज तक स्ट्रांग है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ डॉलर को ही मतलब सबसे मजबूत करेंसी मान लिया गया है तो इसकी टर्म्स में ही ट्रेड होता होगा, नहीं। अगर हम ईरान से पेट्रोल खरीदते हैं तो हम रुपीज में पेमेंट करते हैं, हम जापान से कुछ खरीदते हैं तो जापान को भी रुपीज में पेमेंट करते हैं, और बहुत सारी कंट्री है जिनको हम डॉलर में पेमेंट करते हैं। अब यार हमारे किसी दूसरे देश से रिश्ते अच्छे नहीं है, पाकिस्तान से अच्छे नहीं है, तो ना तो हम पाकिस्तानी रुपया लेंगे ना पाकिस्तान हमारा रुपया लेता, तो बचा कौन? डॉलर। डॉलर में लेन देन चल जाता है। तो इसलिए डॉलर यूनिवर्सल कंट्री है, कोई कंट्री एक दूसरे की करेंसी नहीं लेना चाहती हो तो वो डॉलर में ट्रेड कर सकती है। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, ये किताब के अंदर नहीं लिखी, समझे। आगे चलो जी, हमें फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए, ये एक रीजन है भाई। फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए? अच्छा सोचो, तुम्हें डॉलर क्यों चाहिए? अब मैं तो यार इंडिया में रह रहा हूं, मस्त खा पी रहा हूं, मौज कर रहा हूं, क्यों डॉलर चाहिए? डॉलर तब चाहिए होगा जब अमेरिका का सामान मैं खरीदूंगा या तो अमेरिका में घूमने जाऊं, डॉलर इसलिए चाहिए। अब अमेरिका में जाऊंगा तो अमेरिका में रुपया थोड़ी एक्सेप्ट करेंगे, वो डॉलर ही एक्सेप्ट करेंगे, है ना। और या फिर कोई अमेरिका से सामान मंगा लूं, मान लो मैं ऑनलाइन सामान मंगाता हूं अमेरिका से, तो मेरे अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, तो मैंने रुपया पे किया उनको या डॉलर? यार मेरे अकाउंट से तो रुपया ही कटा है, लेकिन हमारे देश के सेंट्रल बैंक ने फॉरेन करेंसी पे कर दी है, यानी गई है फॉरेन करेंसी हमारे देश से, चाहे मेरे अकाउंट से वो हमारे देश का रुपया कटाओ। तो जब भी मैं कुछ इंपोर्ट कराऊंगा विदेशों से तो फॉरेन करेंसी ही हमारे देश से जाती है, इस बात को ध्यान रखना। तो मुझे फॉरेन करेंसी यानी हमारे देश को फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए? क्वेश्चन ये है, पर्सनल लेवल का क्वेश्चन नहीं है, हमारे देश के लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो फॉरेन करेंसी इसलिए चाहिए क्योंकि हम विदेशों से सामान अपने देश में खरीद कर लाते हैं, उसे इंपोर्ट बोलते हैं। फॉरेन करेंसी इसलिए चाहिए क्योंकि हम विदेशों के अंदर टूर एंड ट्रैवलिंग, मौज मारने जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। कितने सारे लोग तो बताऊं तुम्हें, इंडिया से बाहर कोविड के टाइम में थाईलैंड गए थे बैंकॉक मौज मनाने, और बोल रहे थे अपने घर से कि कलकत्ता जा रहा हूं बिजनेस के लिए। पकड़े गए कोरोना के अंदर, जब घर पे नोटिस आया कि तुमने विदेश में ट्रैवलिंग करी थी, तुम्हारा कोरोना चेकअप होगा, ठीक है। तो टूर एंड ट्रैवलिंग के लिए, अच्छा थाईलैंड से आया याद, थाईलैंड देश की करेंसी कौन सी है? कमेंट सेक्शन में बता दो, थाईलैंड की बताओ फॉरेन एक्सचेंज हमारे लिए, ठीक है। थर्ड नंबर पे, अगर विदेश में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी कंपनी की कोई ब्रांच खोलना चाहते हैं, तो हमें फॉरेन करेंसी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट पर्पस से चाहिए या विदेशी कंपनी में शेयर परचेज करना चाहते हैं तो भी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट इन अब्रोड, इन अब्रोड, अब्रोड या एब्रोड कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर दोस्तों हमें फॉरेन करेंसी चाहिए क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, डॉलर खरीद के रख लेते हैं, जब महंगा हो जाएंगे तो बेच देंगे। ऐसी एक्टिविटी को बोलते हैं स्पेकुलेशन। तो कुछ लोग स्पेकुलेट करने के लिए फॉरेन करेंसी ले लेते हैं। अब किसी के बाबू सोना या रिलेटिव कहीं विदेशों में रह रहा है तो उनको गिफ्ट सेंड करना होता है, तो वहीं की वहीं गिफ्ट सेंड कर देते हैं, तो उसलिए उनको फॉरेन करेंसी चाहिए, या गिफ्ट वाउचर सेंड कर दिया। तो भाई किसी को गिफ्ट्स वगैरह सेंड करने के लिए, इसको गिफ्ट नहीं बोलूंगा, इसको बोल सकते हैं सेंडिंग गिफ्ट्स, फॉर सेंडिंग गिफ्ट्स, या एटसेट्रा कुछ भी यूनिलेटरल ट्रांसफर करने के लिए हमें फॉरेन करेंसी चाहिए हो सकती है। अब ये जो मैंने लिखे हैं ना 5 रीजन, उसमें से और 10 रीजन आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। अगर आपको कुछ अलग पता है कि फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए इसके अलावा, तो कमेंट सेक्शन में बताकर अपना प्यार दिखाओ, ठीक है। अब इसको जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, ये तो आ ही सकता है, वाई वी डिमांड फॉरेन एक्सचेंज,
फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसी होता है, ये समझते हुए चलो। दूसरा आ सकता है भाई ये सब सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिमांड है, इसको बोल देते हैं सोर्सेस ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज को मैं प्यार से ऐसे लिखूंगा फॉरेक्स, आप मत लिखना ऐसा, न्यूज़पेपर में लिखा होता है, ये रियल बात बता रहा हूं, न्यूज़पेपर में फॉरेन एक्सचेंज को ऐसे लिखा होता है। लेकिन आप अगर अपनी कॉपी के आंसर शीट में लिखोगे तो टीचर ठीक नहीं करेंगे, गड़बड़ी हो जाएगी। आप समझ लो, मतलब समझाना भी चाह रहा हूं और नॉलेज भी देना चाह रहा हूं, और आप पेपर के लिए भी तैयार हो रहे हो और मार्केट के बारे में भी जान रहे हो कि कैसे शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या डिक्शनरी चल रही है मार्केट में उस्ताद। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप हल्के लेवल पे मत लेना इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन ये उठता है, चलो मुझे फॉरेन करेंसी इन सभी पर्पस के लिए चाहिए, लेकिन आएगी कहां से फॉरेन करेंसी? ऐसा भी तो होता है ना, तुम बोलोगे मुझे मेरा बर्थडे है 5,000 रुपए चाहिए, चाहिए ना, लेकिन आएंगे कहां से? चाहिए होना अलग बात है और आते कहां से अलग बात है। आएंगे पापा से, मम्मी से, पेरेंट्स देंगे आपको ऑब्वियसली, लेकिन फॉरेन करेंसी कहां से आएगी? यानी फॉरेन करेंसी के डिमांड के सोर्स तो हमने देख लिए, अब ये फॉरेन करेंसी की सप्लाई कहां से हो रही है ये चेक करना है। भाई फॉरेन करेंसी हमारे देश में तब आएगी जब विदेशी लोग हमारे देश में घूमने आएंगे। कश्मीर में बहुत लोग घूमने आते हैं भाई, कश्मीर में बहुत सारा रेवेन्यू होता है टूर एंड ट्रैवलिंग से, है। जब हमारे देश का सामान विदेशों में बिकेगा, अमेरिका के लोग जब इंडियन गुड्स खरीदेंगे ना, तो इंडिया के अंदर डॉलर आएंगे, समझे। जब अमेरिका की कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगी, जैसे गूगल इंडिया में आ रही है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में है, पेप्सी इंडिया में है, कोका कोला इंडिया में है, कितनी अमेरिकन कंपनियां इंडिया में, तो डॉलर उनके थ्रू इंडिया में आता है। फिर इंडियन करेंसी में स्पेकुलेशन हो या इंडिया के अंदर कुछ रेमिटेंसेस लोग सेंड करने लगे, तो सप्लाई भी आ जाएगी फॉरेन करेंसी की। क्वेश्चन क्या बनेगा? सोर्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बता दो, तो ये सोर्स लिख दिए हैं, एक्सपोर्ट्स, टूर एंड ट्रैवलिंग, इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन। टूर एंड ट्रैवलिंग फ्रॉम अब्रोड को तुम ये भी बोल सकते हो, टूरिज्म बोल सकते हो, सिंपल। अच्छा, फॉरेनर्स तुमने कहां देखे? मैंने कश्मीर में देखे, ऋषिकेश में देखे मैंने, बहुत सारे फॉरेनर्स क्या कर रहे थे बहुत सारे देखे, मतलब आते हैं फॉरेनर्स इंडिया के अंदर घूमने। एक अमेजिंग फैक्ट आपको यहां बताऊं जो मुझे पता है, देखो सारे फॉरेनर्स के बारे में तो बात नहीं कह रहा, लेकिन कुछ कंट्री ऐसी हैं जो अपने देश के लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देती है, मतलब बेरोजगार हैं तो बेरोजगार रहने दो, लेकिन उनको फिर भी खर्चा देती है कि खर्च कर लो। अब उनकी करेंसी की वैल्यू हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा है, तो वो विदेशी लोग इंडिया में घूमने आते हैं वो सारा पैसा खर्च करने के लिए, क्योंकि सस्ते में मौज हो रही है। तो इंडिया में कुछ लोग वैसे पड़े हैं महीनों महीनों से, जब खत्म हो जाते हैं फिर पहुंच जाते हैं अपने देश में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस लेने के लिए। तो ऐसा भी कुछ लोग कर रहे हैं, ये अमेजिंग फैक्ट है, कहीं लिखा नहीं है, ये मेरे एक दोस्त ने बताया था, मैंने कहा आपको बता ही दूं मैं, ठीक है, सही चीज है। दोस्तों अब बात होगी फॉरेन करेंसी का डिमांड कर्व भी बनता है, यानी फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कर्व भी होता है, जैसे नॉर्मल माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड कर्व होता है जो बताता है प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो ऐसे ही फॉरेन करेंसी का डिमांड कर्व है, बस यहां पर गुड्स की बात नहीं हो रही है, फॉरेन करेंसी की बात हो रही है। या ये लगा लो कि हमारे सामने जो प्रोडक्ट है वो फॉरेन करेंसी है, डॉलर है मान लो, तो डॉलर को खरीदने का रेट अगर बढ़ेगा तो लोग डॉलर की डिमांड कम कर देते हैं, अगर डॉलर को खरीदने का रेट कम हो जाता है तो लोग ज्यादा डॉलर खरीदना चाहते हैं। कहने का मतलब देखो यहां पर मान लो 80 रुपए का एक डॉलर मिल रहा है, अगर इसका रेट 85 रुपए का एक डॉलर हो जाता है तो रेट बढ़ गया है, तो यहां पर लोग इसकी डिमांड को कम कर देते हैं। और अगर ये रेट 75 का एक हो जाता है, यानी 80 से कम हो रहा है ना, तो लोग इसकी डिमांड बढ़ा देंगे। वैसे तो मैंने 5-5 रुपए का अंतर आपको दिखा दिया, छोटा छोटा पैसों का अंतर होता है ना, 80:1 से 79.5:1 भी हो जाता है, तो भी लोग डिमांड बढ़ा देते हैं। बड़ा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चलता है इसके अंदर। तो यार फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कर्व ज्यादा डिटेल ना देते हुए आपको बताता हूं, डायरेक्ट नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऐसा बनता है फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कर्व। स्ट्रेट लाइन मैंने बता दिया DD, ये भी यही दिखाता है कि फॉरेन एक्सचेंज के प्राइस में और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है। यहां पर हम लिखेंगे वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी, प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी डॉलर लिख दिया मान लो, और एक्स एक्सिस पे लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी यानी क्वांटिटी ऑफ डॉलर। अब इसको काफी सारी बुक के अंदर ऐसे बनाया हुआ है, यानी सीधी लाइन नहीं बनाया हुआ, डिमांड कर्व को थोड़ी टेढ़ी लाइन बनाया हुआ है ऐसे करके, कर्वी लाइन। तो आप जैसे बनाना चाहो वैसे बन जाएगा, दोनों नेगेटिवली स्लोप्ड हैं। अब इसको खोल के बताऊं क्या? देखो इसको छेड़ नहीं रहा, सुंदर से लग रहे हैं, यहां खोल के बता देता हूं। देखो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, मान लो यही है, तो ये इंडिकेट कर रहा है ये वाला पॉइंट कोई भी कि ये डॉलर का प्राइस है
ठीक है, और यहां पर डॉलर की क्वांटिटी है। जैसे ही डॉलर का प्राइस यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होता है, लोग इसको ज्यादा खरीदना शुरू कर देंगे, तो प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही शो करता है फॉरेन एक्सचेंज डिमांड कर्व, चाहे वो तुम्हारा मुड़ा हुआ कर्व हो, ये भी सेम चीज शो कर रहा है, देख लो। अब थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं। मान लो ये प्राइस है डॉलर का P और ये उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है। अगर प्राइस बढ़ेगा, ऊपर चला जाएगा, तो लोग उसकी डिमांड कम कर देंगे। दोनों चीजें दिखाई दे रही है। फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि डॉलर का जब रेट बढ़ जाता है तो लोग उसकी डिमांड कम क्यों करते हैं, तो आप बताओगे कि डॉलर का जब रेट बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड लोग इसलिए कम करते हैं क्योंकि जो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड के सोर्सेज बताए हैं ना, वो सब एक्सपेंसिव हो जाते हैं। टूर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव हो जाती है। आप बताओगे कि इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसिव हो जाती है, तो इसलिए लोग उसकी डिमांड कम करते हैं, ठीक है। उनका ही प्राइस बढ़ता हुआ लगता है। तो यह डेफिनेशन लिखी हुई है फॉरेन एक्सचेंज डिमांड कर्व की। तो इट रेफर्स टू द कर्व शोइंग, क्या शो करता है, रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट लिखा है यहां पर, ये प्राइस ऑफ डॉलर ना, इसको फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं, एंड डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, इन दोनों में नेगेटिव रिश्ता शो करता है। तो एज फॉरेन एक्सचेंज रेट राइजेस, इट्स डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी फॉल्स, एज फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉल्स, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी राइजेस इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। याद होगा, लॉ ऑफ डिमांड में लिखते थे, ठीक है। अब आ जाओ फॉरेन करेंसी का सप्लाई कर्व। यहां बता देता हूं पहले कि अच्छा, अगर आप फॉरेन करेंसी का सप्लाई कर्व समझना चाहते हो तो अपने आप को वो बंदा मान लो जो डॉलर बेचने के लिए खड़ा है, खरीदने के लिए नहीं, बेचने के लिए। तो बेचने वाले का दिमाग पता है क्या चलता है, जैसे रेट महंगा होगा बेच दूंगा, जैसे रेट सस्ता होगा नहीं यार अब नहीं बेच रहा, क्योंकि रेट सस्ते में उसको प्रॉफिट नहीं है ना। तो बेचने वाले का दिमाग ऐसे चलता है कि मान लो 80 रुपए का $1 हो रहा है और ये 85 का एक हो गया, तो ये चाहेगा कि बिक जाए, सप्लाई बढ़ा देगा। अब सप्लाई का मतलब सेल नहीं होता, सप्लाई का मतलब इच्छा बढ़ा देगा कि मुझे ज्यादा बेचना है। अब वो बिके ना बिके बात दूसरी है, क्योंकि बाहर भी तो नहीं खरीदेगा ना यहाँ पे। तो असलियत में क्या होता है वही पढ़ना है, अभी आगे चैनल बाकी है भाई। अभी अगर ये सस्ता हो जाता है 80 से मान लो 75 हो जाता है, तो जो बेचने वाले हैं वो दुखी हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं यार अब नहीं बेचना, प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो फॉरेन करेंसी का सप्लाई कर्व आप स्ट्रेट लाइन ऐसा बना लो, या फॉरेन करेंसी का सप्लाई कर्व ही आप ऐसा बना लो, ठीक है। यहां पर लिखेंगे प्राइस ऑफ डॉलर और यहां लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ डॉलर, सेम चीज, ठीक है। ये फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई कर्व SS लिख दिया, और प्यार से बनाना ऐसा बना लो यार, ठीक है। किसी भी तरीके का बना सकते हो। ये पॉजिटिव रिलेशन बताता है, मान लो प्राइस इतना है तो सप्लाई इतनी है, प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई बढ़ गई, प्राइस कम हो जाएगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। सिंपल ये फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई कर्व भी आपको जानना है। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन पूछूं, जो ये क्लास देखते देखते तुम्हारे दिल में चल रहा होगा, भाई 80 रुपए का $1 है, किसने बोला 80 का ही $1 है, ये कैसे डिसाइड हुआ कि 80 रुपीज का डॉलर आ रहा है, कल को रेट बढ़ जाएगा डॉलर का, कैसे बढ़ जाएगा, फिर रेट कम हो जाएगा डॉलर का, कैसे कम हो जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है भाई। डिसाइड करने के तरीके होते हैं। पहले इसको हमारे देश में, मतलब बहुत सारे देशों में सेंट्रल बैंक डिसाइड करता था, यानी जब मैं सेंट्रल बैंक बोलूंगा तो इस चैप्टर में उसका मतलब गवर्नमेंट समझ लेना। तो पहले इसको गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, अब के टाइम में रियल मार्केट में गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर रही है। जब गवर्नमेंट डिसाइड करती थी ना, पता कैसे, मान लो जिस देश की करेंसी से हमें एक्सचेंज रेट डिसाइड करना है, तो अमेरिका से करना है, मान लो कितने का डॉलर आएगा, तो अमेरिका और इंडिया दोनों का सेंट्रल बैंक बैठता है, यानी दोनों के सेंट्रल बैंक के कुछ अधिकारी आपस में बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि कितने रुपए में डॉलर को एक्सचेंज किया जा सकेगा, तो क्या रेट होगा, किस बेसिस पर, वो बेसिस भी होगा उनका कि किस देश के पास कितना गोल्ड है, गोल्ड को भी देखा जाता है, गोल्ड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो यार ऐसे गोल्ड के बेसिस पर एक रेट डिसाइड कर लेते हैं और वो लंबे टाइम तक फिक्स रहता है, यानी बदलता नहीं है जब तक गोल्ड की वैल्यू नहीं बदलती। आजकल तो गोल्ड की वैल्यू भी डेली बदल रही है ना, ठीक है, लेकिन उस टाइम ऐसा होता था, अब ऐसा होता ही नहीं। तो मैं बात कर रहा हूं सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था, उसके बाद जब अमेरिका के ब्रेटन वुड के अंदर मीटिंग हुई थी 44 कंट्रीज की, तब IMF और वर्ल्ड बैंक भी स्टैब्लिश हुआ था। तब जो सिस्टम स्टार्ट किया गया था उसको ब्रेटन वुड सिस्टम बोलते थे, ब्रेटन वुड सिस्टम बोल दो। फिर ये 1970s में एग्जैक्टली बताऊं तो 1973 के आसपास वो सिस्टम खत्म हो गया। फिर मार्केट ने रेट डिसाइड करने शुरू किए पूरे वर्ल्ड में, बहुत सारी कंट्रीज में, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर आज भी हर जगह मार्केट ही डिसाइड कर रही है रेट। अच्छा, मार्केट कैसे डिसाइड करती है, ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल मिला के आपको बताता हूं,
फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड कैसे होता है? ये डिपेंड करता है कि देश के अंदर फॉरेन एक्सचेंज को डिसाइड करने का कौन सा सिस्टम चल रहा है। अब सिस्टम, अगला टॉपिक यही है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम कितने तरीके के होते हैं। भाई मोटे मोटे तौर पे फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम दो तरीके के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक्सचेंज को अब मैं ऐसे लिखूंगा, ये एक्स है और ये डेल्टा को चेंज बोलूंगा, आप मत लिखना ऐसे, टीचर नंबर काट लेके पूरा लिखना। तो एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है और दूसरा होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। यार इस फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे देश के अंदर सरकार डिसाइड कर रही है, सेंट्रल बैंक डिसाइड कर रहा है कि फॉरेन करेंसी का रेट क्या होगा, तो वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है जो कि अब नहीं चलता। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट को मार्केट डिसाइड कर रही है, मार्केट कैसे डिसाइड करते हैं भी बताऊंगा, ठीक है ना, वही टॉपिक है आगे, लेकिन सुन लो, अगर मार्केट डिसाइड कर रही है तो वो वाला सिस्टम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है। ये चला था, ये खत्म होने के बाद हाल फिलहाल ये भी नहीं चल रहा, इसमें भी इंप्रूवमेंट है। अब क्या बोला सरकार ने? बोला कि इस सिस्टम के दो टुकड़े कर दो। एक होता है क्लीन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, क्लीन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, और एक होता है डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। डर्टी मतलब थोड़ी गंदगी होती है, लेकिन यहां गंदगी नहीं है, यहां मतलब बताता हूं अभी लिखने तो पहले, डर्टी फ्लोटिंग। इसको हम मैनेज्ड भी बोलते हैं, मैनेज, ये वाला वर्ड तुम्हें ज्यादातर देखने को मिलेगा, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो यार अब समझ लो इनके बीच का अंतर, क्या क्या कहानी है। देखो, जब जब आपको क्लीन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट लिखा मिलेगा ना, ये और ये डिट्टो सेम है। यानी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम वो एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है जहां पर एक्सचेंज रेट को मार्केट डिसाइड करती है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। आइए बताऊंगा कैसे। और कोई पूछे कि क्लीन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है, तो ये भी सेम है। ये कैटेगराइजेशन ऐसे कर रखी है कि बुक की बात है भाई, इस हिसाब से नंबर मिलने, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया। ऐसे करना नहीं चाहिए था, लेकिन करना किस लिए चाहिए था, इससे समझ में आता है। ये वो वाला एक्सचेंज रेट सिस्टम है जिसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज रेट को मार्केट ही डिसाइड कर रही है, लेकिन यहां पर बीच में सरकार भी इंटरफेयर करती रहती है। तो एक ग्रेजुअल इंटरफेयर सरकार का है। ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा। तो यहां पर सरकार यानी सेंट्रल बैंक और मार्केट दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। यहां प्योर मार्केट है, यहां प्योर सरकारी मैटर है। अगर आपको उनकी डेफिनेशन जाननी है तो यार इस चीज का मैं प्रॉपर बोलूंगा, वीडियो देखनी इसलिए भी पूरी जरूरी है कि यहां से आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा। ये लिखी है डेफिनेशन आपके सामने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की, फिर लिखी है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम की। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सामने से हट जाता हूं। और फिर दोस्तों देखो, ये डेफिनेशन है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम की, पढ़वा देता हूं। ये मैनेज फ्लोटिंग रेट रेफर्स टू द एक्सचेंज रेट सिस्टम वेयर फॉरेन एक्सचेंज, ये फॉरेन एक्सचेंज लिखा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस विद ग्रेजुअल इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब इंटरफेयर करना होता है, ऑफ द गवर्नमेंट या फिर ऑफ द सेंट्रल बैंक लिख दो। मैं सामने से हट रहा हूं, तुम स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का, भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब मैं इस चीज को गायब कर देता हूं क्योंकि नई फीचर थी, मैंने यूज करी, ये उसमें पीपीटी में नहीं आएगी, मतलब जो पीडीएफ आप पीडब्ल्यू के ऐप से डाउनलोड करोगे नोट्स की फॉर्म में, वो उसमें नहीं आएगा, इसलिए उसका स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है। कॉपी में लिख लेना, थोड़ी सी तुम्हारी मेहनत भी होनी चाहिए। 12वीं क्लास के बच्चे हो, छोटे बच्चे हो क्या, बड़े बच्चे हो तुम, तो खुद के भी तो नोट्स बनाना सीखो, वो ज्यादा काम में आते हैं, ठीक है दोस्तों। इनकी डेफिनेशन हो गई। अब ये इसकी डेफिनेशन, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम वो एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है जहां पर एक देश का सेंट्रल बैंक ऑफिशियली डिक्लेयर कर देता है कि हाँ भाई क्या होगा फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको पकड़ लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर इसको हेडिंग में ले लो। भाई मार्केट जब फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिसाइड करती है तो कैसे डिसाइड करती है? तो मार्केट में हमेशा इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जहां पर खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों हैप्पी हो, खुश हो, मौज में हो। तो यानी ऐसा रेट जहां पर फॉरेन करेंसी की डिमांड और फॉरेन करेंसी की सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो, उस रेट को इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। और वो डिसाइड होता है जहां पर फॉरेन करेंसी का डिमांड कर्व और फॉरेन करेंसी का सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा,
कट करेगा एक दूसरे को। तो अगला हमारा यही है, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछेगा कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में कैसे डिसाइड होता है। डिसाइड क्या होता है, ऑफिशियली डिक्लेयर करती है सरकार और वहां लंबे टाइम तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन यहां पर 2-2 मिनट में, 1-1 मिनट में डिसाइड होता रहता है। असली मार्केट में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता है, फ्लोटिंग वाला, ये हर थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। तो कैसे बदलता है, कैसे चेंज होता है, वो भी बता दूंगा। देखो यहां पर डेफिनेशन आएगी, इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है पहले बता दूं। इक्विलिब्रियम, ये लिखा है मैंने फॉरेक्स, आप लिखना है इसको फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द रेट, टू द एक्सचेंज रेट वेयर मार्केट, शॉर्ट में लिखा है मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी आर इक्वल टू ईच अदर। जहां पर फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होगी, वहां पर जो भी रेट होगा वो इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट होगा। अब ये डायग्राम से एक्सप्लेन करना है, तो यहां पर मैं येलो कलर पसंद करूंगा, फिर ग्रीन ले लेता हूं। ये बनाया वाई एक्सिस, ये बनाया एक्स एक्सिस। एक तरफ बनाऊंगा फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कर्व, एक बार बनाऊंगा फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई कर्व। ये फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट डिमांड कर्व, इसका नाम डीडी दे दिया। ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट सप्लाई कर्व, इसका नाम एसएस दे दिया। तो यहां पर एक पॉइंट दिखाई दे रहा है ई, लिख देता हूं अभी, ये वाला पॉइंट जहां पर इन्होंने एक दूसरे को कट किया है। भाई ई जो पॉइंट है, यहां पर फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर है, और इस ई पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इक्विलिब्रियम। कोई डेफिनेशन पूछ ले तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द पॉइंट या रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी आर इक्वल टू ईच अदर, दैट्स इट। अब इसके सामने जो भी रेट चल रहा होगा, 70, 80, 90, जो भी डॉलर का रेट चल रहा होगा, यहां पर मैंने इसको क्या लिखूं, आर लिखूं, पी लिखूं, जो मर्जी बोल दो, पी लिख दिया। 1 2 3 लिखना तो बच्चों की बात है, अब तुम बड़े हो गए हो। और यहां कितनी भी क्वांटिटी परचेज करना चाह रहा होगा बंदा, ठीक है, यहां क्यू लिख दिया। तो यार ये जो इस क्वांटिटी का रेट होगा वो इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट होगा। ठीक है, अगर इस रेट से मान लो 80 रुपये है, ये 80 रुपये का $1 मिल रहा है ना, तो वो इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट मान लो डिसाइड हो गया। ये हर 2 मिनट में बदलता रहेगा, 1 मिनट में, 2 मिनट में, 10 मिनट में, आधे घंटे में, पता नहीं कितनी कितनी देर में, जैसे जैसे डिमांड सप्लाई बदलेगी ये भी बदलता रहेगा। कैसे बदलेगी वो बता रहा हूं अगली बार, मतलब थोड़ी देर में वही बता रहा हूं। लेकिन दोस्तों आपको बोले कि आप डायग्राम बनाओ, तो कुछ बच्चे ऐसा डायग्राम बना देते हैं, ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, ये भी बिल्कुल ठीक है। आप सीधी सीधी लाइन बना लो चाहे घूमते हुए कर्व बना लो। अब इससे ऊपर जो रेट होगा ना, महंगा हो जाएगा, तो बायर दुखी हो जाएंगे, सेलर खुश हो जाएंगे, क्योंकि महंगे रेट में सेलर बेचना चाहते हैं, बायर खरीदना नहीं चाहते। तो बेचना ज्यादा चाहेंगे लोग, खरीदना कम चाहेंगे, तो बराबरी नहीं होगी। यहां पर एक्सेस सप्लाई हो जाएगी फॉरेन करेंसी की। तो इससे ऊपर कोई भी सिचुएशन हो वो होती है फॉरेन करेंसी की एक्सेस सप्लाई, और इससे नीचे कोई भी सिचुएशन हो, मतलब रेट सस्ता हो जाए तो बायर ज्यादा सामान खरीदते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड। इसलिए मैंने लिखा है यहां पर, हाँ, ये हो जाएगा फॉरेन करेंसी की एक्सेस सप्लाई, एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, इसके नीचे एक्सेस डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। जरूरी नहीं है आप ऐसा डिजाइन ही बनाओगे, मतलब नॉट मैंडेटरी। और ये है इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। भाई डायग्राम ध्यान रख लेना, डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है, तो आपने क्या करना है मैं बताता हूं। आपको सबसे पहले ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले तो आप लिखोगे मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट, पहले नंबर पे ये। दूसरे पे सोर्सेस जरूर लिखोगे, 2-2, ठीक है ना, डिमांड के भी और सप्लाई के भी सोर्स आपको बता रखे हैं। तीसरे पे लाइन लिखोगे, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। फिर बना दोगे दोस्तों डायग्राम। फिर डायग्राम के नंबर तब तक नहीं है जब तक डायग्राम को एक्सप्लेन नहीं किया, तो चौथे नंबर पे डायग्राम को एक्सप्लेन जरूर करना है। और कोई भी डायग्राम को एक्सप्लेन कैसे करते हैं, बड़ा आसान है, मैं बोल रहा हूं, आप लिखना, स्मार्ट हो ना आप। इन द अबव डायग्राम ऐसे लिखना, एक्स एक्सिस शोज क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ फॉरेन करेंसी, क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी लिखना, डिमांडेड नहीं, क्योंकि डिमांड सप्लाई दोनों शो कर रहे हैं ना। दोबारा से शुरू करते हैं। इन द अबव डायग्राम एक्स एक्सिस शोज क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी की जगह तुम डॉलर भी लिख सकते हो, एंड वाई एक्सिस शोज
प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी या फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट। DD इज द फॉरेन एक्सचेंज डिमांड कर्व, SS इज द फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई कर्व, E is the point where both curve cut each other, and OP is the foreign exchange equilibrium foreign exchange rate. Any rate above OP will lead to excess supply. Any rate below OP will lead to excess demand of foreign exchange. That is why this is the equilibrium foreign exchange rate. ये explanation दे दोगे, जो आम बात दिख रही है, जो डायग्राम में दिखता है वही लिखते हैं, फिर मिलेंगे पूरे नंबर, ठीक है। और अब ये भी आ सकता है, मान लो कि फॉरेन एक्सचेंज रेट में डिमांड और सप्लाई में कोई बदलाव हो गया तो ये रेट बदल जाएगा। जी हाँ, बदल जाएगा। इसको आपको जानना है। मान लो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट है, कुछ भी है, अगर ये डिमांड बढ़ जाती है तो डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट पहले से ज़्यादा बढ़ गया, क्वांटिटी को मत देखो, रेट देखो, ठीक है। अगर डिमांड कम हो जाती, वाइट कलर से कम कर देता हूँ, ये कम हो जाती तो नया इक्विलिब्रियम आ जाता ना। तो देखो रेट कम हो गया, क्वांटिटी से छोड़ो, कोई लेन देन नहीं है। ऐसा ही दोस्तों सप्लाई के साथ है। मान लो ये इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट है, कोई भी यहाँ पर अब लिख नहीं रहा मैं, क्योंकि ये चीज़ इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम बदल जाएगा, तो नया फॉरेन एक्सचेंज रेट आ जाएगा, कम हो गया। और अगर सप्लाई कम हो जाती, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने को कम बोलते हैं, तो नया इक्विलिब्रियम होता, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाता और ये कम हो जाती। तो आपको ये जानना है कि ये राइटवर्ड शिफ्ट में बढ़ना होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट में कम होना होता है, ठीक है। अब तुम कहोगे सर इतना मुश्किल डायग्राम बना दिया, रट्टा मारना पड़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना। एग्जाम में अगर आ भी गया कि फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ गई है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, आपको रट्टा नहीं मारना। आप देख लेना कि डिमांड बढ़ जाती है तो क्या होता है, पहले बनाना नॉर्मल, ये इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है। अगर डिमांड बढ़ गई तो डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट करना, और नया इक्विलिब्रियम ये बताएगा रेट बढ़ गया, दैट्स इट। ये कमेंट करना है, इट विल लीड टू इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धाकड़ लेवल का क्वेश्चन आपको यहाँ कराया, ठीक है। कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो। अब हाई लेवल के कॉन्सेप्ट होने वाले हैं, आपको पेपर में आ सकता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में एग्जांपल डिफरेंस बता दो, क्या डिफरेंस बनेगा। इसमें मैं तुम्हारी मेहनत चाहूंगा। तुम्हारी मेहनत में नंबर 1 काम, पहला तो दोनों का मीनिंग लिख दोगे, दोनों का मीनिंग लिख दोगे। इट रेफर्स टू द रेट विच इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक या विच इज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल बैंक। इट रेफर्स टू द रेट विच इज डिटरमिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, दैट्स इट। दूसरे पे लिख दोगे ये थोड़ा सर्टेन रहता है, ठीक है, फिक्स रहता है, और ये थोड़ा अनसर्टेन है। अब भाई जो चीज अनसर्टेन है तो सट्टा तो वहीं लग सकता है ना, जो चीज फिक्स है वहां सट्टा नहीं लग सकता। तो यहां अनसर्टेन है तो स्पेकुलेशन पॉसिबल है, स्पेकुलेशन पॉसिबल यहां पर है। डॉलर खरीद के बंदा रख लेता है, जब महंगे हो जाएंगे तो बेच देगा। यहां क्या करेगा खरीद के, रेट तो सेम ही रहना है। जब सरकार डिसाइड करती थी तो स्पेकुलेशन नहीं होती थी, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो 3 डिफरेंस आसानी से बन सकते हैं। और भी लिख सकते हो कि ये एक यहां पर रिस्की एक्टिविटी हो जाती है कि डॉलर का रेट कभी भी कम ज़्यादा हो सकता है, यहां पर रिस्की एक्टिविटी कोई नहीं होती। तो ऐसे कितने भी डिफरेंस बना लो, लेकिन 3 डिफरेंस के ऊपर तुम्हें याद करने की जरूरत है नहीं। आराम से 3 मौज मार के डिफरेंस करो, ठीक है। अब एक नई डिक्शनरी जो तुम्हें परेशान करती है वो बता देता हूं। भाई मान लो डॉलर का रेट 80 रुपए का 1 है, ये किसी रीजन की वजह से 75 का 1 हो जाता है। तो बताओ हमारे देश में डॉलर की वैल्यू बढ़ी है या कम हुई है? ये 80 रुपए से अगर 75 का रेट हो जाता है ना, तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ी है, क्योंकि डॉलर पहले $1 80 रुपए में मिल रहा था, अब वही डॉलर 75 में मिल रहा है। तो फायदा हुआ है हमें। जब हमें फायदा हुआ है तो इसको बोलते हैं हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, बढ़ गई ना, ठीक है। और यार अगर ये रेट 85 का 1 हो जाता डॉलर, तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि डॉलर महंगा हो गया, यानी हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई। अब इसको क्या लिखूं? ये है इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, और ये है डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट।
ये है हमारी करेंसी की वैल्यू का बढ़ना, ये है हमारी करेंसी की वैल्यू का कम होना। अब जब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है ना, इसको बोलते हैं अप्रिसिएशन, और पहले इसको बोलते थे रिवैल्यूएशन। पहले कब? जब देश में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता था ना, तब इसको रिवैल्यूएशन बोलते थे, लेकिन अब इसको अप्रिसिएशन बोलते हैं। नाम सेम सेम सा लग रहा है। जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा था तब इसको डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बोलते थे, अब इसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो यानी मैं कहना क्या चाहता हूं, यहां देख लो आप, अगर देश के अंदर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा है तो हमारे देश की करेंसी की वैल्यू अगर बढ़ जाती है, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हुआ है लेकिन हमारे देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है, तो दिस इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। रिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ये सरकारों ने ही मिलकर किया है, सेंट्रल बैंक ने किया है, मार्केट का रोल नहीं होता इसमें। और इसको बोलेंगे दिस इज डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। यानी हमारे रुपया की वैल्यू की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। और इसको उल्टा बोलना चाहो तो ये फॉरेन करेंसी की वैल्यू डिवैल्यूएट हो गई है और यहां पर फॉरेन करेंसी की वैल्यू रिवैल्यूएट हो गई है, तो मतलब उनकी टर्म्स में क्यों पढ़े, हम अपनी टर्म्स में पढ़ेंगे। लेकिन अगर दोस्तों देश के अंदर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा होता, फ्लोटिंग में चाहे क्लीन फ्लोटिंग हो चाहे मैनेज फ्लोटिंग हो, दोनों की बात कर रहे हैं, कोई भी चल रहा हो, ठीक है। अगर यहां पर मान लो 80 रुपए का $1 आ रहा है और किसी वजह से वो डॉलर 75 का 1 हो जाता है, तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई ना, तो इसको हम बोलेंगे अप्रिसिएशन। लेकिन किसी वजह से ये डॉलर महंगा हो जाता है तो हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई ना, इसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन। आजकल यही वाली लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। ये है अप्रिसिएशन। किसका अप्रिसिएशन? हमारे देश की करेंसी का है उनकी? हमारे देश की करेंसी का। अप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। और ये है दोस्तों डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इस बात को ध्यान रख लेना, एग्जाम में अगर डिफरेंस आ जाए, क्या अप्रिसिएशन और ये रिवैल्यूएशन दोनों में हमारे देश की करेंसी बढ़ रही है ना, दोनों सेम बात है भाई, मीनिंग से सेम लगते हैं, एक्चुअल सेम नहीं है। तो यार देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन एप्रिसिएशन वर्सेस रिवैल्यूएशन, दोनों सेम सेम से लगते हैं। फर्क क्या है? फर्क जान लो। पहला फर्क, बीच में लाइन डाल देता हूं, अंतर बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। अप्रिसिएशन होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में, तो इट एग्जिस्ट इन द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, और ये एग्जिस्ट करता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में। हालांकि मीनिंग सेम सेम सा है, लेकिन डिक्शनरी के हिसाब से, है ना, मतलब इस देश में इसको ये बोलते हैं, उस देश में भी बोलते हैं। मान लो तुम किसी देश में गए और उस देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ गई और तुमने उस बंदे से पूछा इसको तुम क्या बोलते हो, अगर उस बंदे ने बोला इसको हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, तो तुम समझ जाना कि उस देश के अंदर अभी भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा है। अगर उस देश के बंदे ने ये बोला होता हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो गई है, तो समझ जाते कि तुम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा है उस देश में, ठीक है। तो यार अब अप्रिसिएशन हुआ है तो ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का पार्ट है। यहां पर मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ने मेन रोल प्ले किया है, ठीक है। यहां पर देश के सेंट्रल बैंक ने मेन रोल प्ले किया है। अब मेन रोल प्ले किया है तो तीसरी बात अब सुन लो, बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है? रिवैल्यूएशन जैसी एक्टिविटी कभी भी स्पेकुलेशन को प्रमोट नहीं करेगी। अब अप्रिसिएशन में स्पेकुलेशन हो सकती है, रिस्की एक्टिविटी है, तो अप्रिसिएशन अपने आप में अनसर्टेन भी है, बदलता रह सकता है। ये मार्केट ने डिसाइड किया है, ये सरकार ने डिसाइड किया है। सरकार ने डिसाइड किया है तो कुछ सोच के डिसाइड किया होगा, ये गवर्नमेंट पॉलिसी में हेल्पफुल होगा। फिर गवर्नमेंट ने किया है ना, तो हेल्पफुल इन गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है। लेकिन ये नॉट हेल्पफुल है क्योंकि गवर्नमेंट ने किया ही नहीं। अभी ये अप्रिशिएट हुआ है, थोड़ी देर में डिप्रिशिएट हो सकता है, मिनट मिनट में वैल्यू चेंज होती है ना। तो यार अगर डिफरेंस आ जाए ना डेप्रिसिएशन वर्सेस डिवैल्यूएशन, तो भी यही डिफरेंस लिखने डिट्टो। मैंने कोई ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं की, मैंने मीनिंग थोड़ी लिखवाया यहां पर, ऐसी कोई लैंग्वेज यूज नहीं की जिससे
आपका डिफरेंस गलत हो जाए। बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है, डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन बोथ आर सेम थिंग, डू यू अग्री? लगता तो मीनिंग सेम है, लेकिन हम लिखेंगे नो, दे आर नॉट सेम बिकॉज देर आर डिफरेंसेस बिटवीन डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन। मैं क्या करूं, देखो तुम्हें समझाने के लिए ये हटा देता हूं, ठीक है। यहां लिखा मैंने डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और इधर मैंने लिखा डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। कोई भी अंतर नहीं, सेम है। ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है, ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है। तो लिख दोगे इट इज अ पार्ट ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, इट इज अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। लिख भी देता हूं यार, इट इज अ पार्ट ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। इट इज डन थ्रू मार्केट फोर्सेस या डन बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इट इज डन बाय द सेंट्रल बैंक, दो डिफरेंस। तो इट इज नॉट हेल्पफुल इन गवर्नमेंट पॉलिसी, इट इज हेल्पफुल इन गवर्नमेंट पॉलिसी, सेम डिफरेंस बन रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। हालांकि जो ये डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन जैसे वर्ड है, इनका यार हमारे देश के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे भी फर्क पड़ता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है वो देख लेते हैं। मान लो 80 रुपए का $1 आ रहा है, ये किसी वजह से मान लो 75:1 का 1 हो गया, तो इसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये बता रहा हूं। सोचो 80 रुपए का $1 था, अब 75 का $1 हो गया। मान लो अमेरिका में कोई चीज जो हम 80 रुपए की एक खरीद रहे थे, अब वो अमेरिका की चीज हमें 75 की एक मिलेगी। मान लो अमेरिका में 80 रुपए की एक 2 लीटर की पेप्सी की बोतल थी, अब अमेरिका में ही जाएंगे तो वो पेप्सी की बोतल हमें 75 रुपए की एक मिलेगी। मतलब अमेरिकन गुड्स हमारे लिए सस्ती हो गई हैं। जब भी फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होता है तो इसका मतलब फॉरेन गुड्स हमारे लिए चीपर हो गई हैं, फॉरेन गुड्स बिकम चीपर, सस्ती हो गई हमारे लिए। तो नाउ हम लोग यानी डोमेस्टिक बायर कैन परचेज मोर क्वांटिटी ऑफ फॉरेन गुड्स विद सेम अमाउंट ऑफ मनी, उतने ही पैसों में हम ज्यादा सामान खरीद सकते हैं। तो उतने ही पैसों में ज्यादा सामान खरीदेंगे तो हम अपने इंपोर्ट बढ़ा देंगे। जो हम सामान विदेशों से खरीदते हैं ना उसको इंपोर्ट बोलते हैं, तो यहां पर इंपोर्ट बढ़ जाएंगे। लेकिन इस बीच में लाइन लिखनी पड़ेगी, वो दोबारा बोल रहा हूं, नाउ डोमेस्टिक बायर कैन परचेज मोर क्वांटिटी ऑफ फॉरेन गुड्स विद सेम अमाउंट ऑफ मनी, वो लाइन लिखनी पड़ेगी तब पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये हुआ क्या, एक्चुअली फॉरेन करेंसी की वैल्यू कम हुई ना, तो इसको हम अप्रिसिएशन बोल सकते हैं। यार अप्रिसिएशन बोलो या डिवैल्यूएशन बोलो, ठीक है, दोनों का इंपैक्ट सेम होना है, दोनों का इंपैक्ट सेम है इस पे, इंपोर्ट पे ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर अगर आपको बताऊं, अगर ये डॉलर 80 रुपए का एक है, ये किसी वजह से 85 का एक हो जाता, तो इसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर क्या फर्क पड़ता। पहली बात तो बताऊं, ये हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है, इसको डेप्रिसिएशन बोलेंगे अभी आज के टाइम पे, या इसको पहले डिवैल्यूएशन बोलते थे। दोनों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर सेम इंपैक्ट होगा। 80 का $1 है, मतलब 80 की एक पेप्सी आ रही है अमेरिका में, अब वो 85 की आने लगी है, तो हम कम खरीदेंगे, वहां से हम कम खरीदेंगे तो इंपोर्ट कम हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हो या डिवैल्यूएशन हो, दोनों का सेम इंपैक्ट पड़ता है इंपोर्ट पे। है दोनों में डिफरेंस, डिवैल्यूएशन अलग है, डेप्रिसिएशन अलग है, यहां दिखाया था ना, है ना, लेकिन दोनों का इंपोर्ट पे सेम इंपैक्ट है। अब एक्सपोर्ट की बात करते हैं, यानी जो सामान हम विदेशों को बेचते हैं। देखो जो अमेरिका के बंदे हमारे देश में से सामान खरीदते हैं उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। मान लो अमेरिका का बंदा $1 में 80 टॉफियां इंडिया से खरीदता है, लेकिन अप्रिसिएशन की वजह से वो $1 में 75 टॉफी परचेज कर पा रहा है। इसका मतलब क्या कि हमारी चीज उनके लिए महंगी हो गई है। तो जब अप्रिसिएशन होता है तो डोमेस्टिक गुड्स एक्सपेंसिव हो गई हैं हमारी चीजें, तो इट मींस डोमेस्टिक गुड्स आर नाउ बिकम एक्सपेंसिव, या कॉस्टलियर बोल दो, अगर ज्यादा खतरनाक वर्ड यूज करना चाहते हो तो कॉस्टलियर हो गई है पहले से। तो नाउ एक लाइन जो लिखनी पड़ेगी आपको, मैं बोलूंगा, नाउ दे कैन परचेज लेस क्वांटिटी ऑफ डोमेस्टिक गुड्स विद सेम अमाउंट ऑफ मनी, यानी जितने पैसे उनके पास है उतने ही पैसों में अब उनको कम सामान मिलेगा जो इंडिया का बना हुआ है। तो उनको कम सामान मिलेगा तो मतलब इंडिया का कम सामान उनके देश में जाएगा, तो यानी इंडिया का एक्सपोर्ट कम जाएगा, तो इसकी वजह से एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं।
इस बात को जान लो, एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं, ठीक है। और यहां पर अगर एक्सपोर्ट की बात करें डेप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन की वजह से, तो यार एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ जाते हैं आप देख लो, पहले 1 रुपए की 80 टॉफी इंडिया में खरीद रहा था वो अमेरिकन, अब 1 रुपए की 85 टॉफी मिलेंगी, तो नाउ डोमेस्टिक गुड्स बिकम चीपर फॉर द फॉरनर्स, तो नाउ दे कैन बाय मोर क्वांटिटी ऑफ डोमेस्टिक गुड्स विथ सेम अमाउंट ऑफ मनी, सो दिस विल लीड टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। तो यार इतनी मुश्किल लैंग्वेज मिली है, लेकिन आपको नोट्स बनाने हैं, जो मैंने बोला है वो लिखकर। तो डेप्रिसिएशन की बात करें तो एक्सपोर्ट बढ़ जाता है और इंपोर्ट कम हो जाता है। अगर अप्रिसिएशन की बात करें तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट कम हो जाता है और इंपोर्ट बढ़ जाता है। इस बात को ध्यान रखना, बस बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है आपको मैंने, ठीक है। अब आपकी बुक्स के अंदर ना कहीं कहीं लिखा होता है एक जगह, सर ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है? नॉमिनल एक्सचेंज रेट, भाई वो सिंपल जो तुम्हें एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन बता रखी है ना, वही नॉमिनल एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन है। तो इट रेफर्स टू द प्राइस ऑफ परचेजिंग 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। फिर लिखा होता है रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है। अब यार रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है? रियल एक्सचेंज रेट नॉमिनल एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन लिख दो, बस बोल दो कि प्राइस चेंजेस को अवॉइड करेंगे और तब हम एक्सचेंज रेट को कैलकुलेट करेंगे, तो वो रियल एक्सचेंज रेट होगा। तो इट इज द एक्सचेंज रेट विच इग्नोर चेंज इन प्राइस लेवल, दैट्स इट। फिर कहीं कहीं लिखा होता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, कहीं कहीं लिखा होता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। यार ये चीज आसान है एग्जाम के लिए, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बता देता हूं। कभी कभी क्या होता है ना, डॉलर के लिए हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई, मान लो 80 रुपए का $1 आ रहा था और किसी रीजन की वजह से 85 का $1 हो गया, लेकिन अमेरिका के लिए ऐसा हुआ है। और दूसरे देशों के लिए क्या हुआ, मान लो 55 रुपए का एक सिंगापुर का डॉलर हम खरीद रहे थे और अब वो 40 का खरीद रहे हम, यानी किसी दूसरे देश के लिए हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है और किसी दूसरे देश के लिए हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है। तो ऐसे में जो एक्सचेंज रेट कैलकुलेट किया जाएगा कि ओवरऑल रुपये की वैल्यू कम हुई है या बढ़ी है, ओवरऑल रुपये की बात कर रहे हैं अपने देश की, क्योंकि एक देश के लिए हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई, दूसरे देश के लिए हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, तो ओवरऑल रुपये का स्टेटस क्या है वो पता लगाने के लिए जो एक्सचेंज रेट कैलकुलेट किया जाता है उसको बोलते हैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब इसमें अगर प्राइस चेंज को अवॉइड करोगे तो उसको ही बोलेंगे रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। समझाने का काम था, बस समझाने के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। अब तुम पूछोगे सर इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बस ये बता दो एक बारी। तो भाई इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है। चलो बताता हूं, वैसे यही बता देता हूं। पहले नंबर पे इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आ जाता है भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। फिर दूसरे नंबर पे ये डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बड़े चलन में है। कौन कौन से डिफरेंस, जैसे कि मान लो आ गया एप्रिसिएशन वर्सेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, अप्रिसिएशन वर्सेस रिवैल्यूएशन, क्योंकि दोनों सेम से है ना, तो आपको बताना पड़ेगा अप्रिसिएशन फ्लेक्सिबल में है, रिवैल्यूएशन फिक्स्ड में है। अप्रिसिएशन मार्केट फोर्स ने किया है, रिवैल्यूएशन सेंट्रल बैंक ने किया है। अप्रिसिएशन में सरकार की पॉलिसी का कोई लेन देन नहीं है, रिवैल्यूएशन सरकार की पॉलिसी का रिजल्ट है, ठीक है, इट इज द रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। फिर डेप्रिसिएशन वर्सेस डिवैल्यूएशन, दोनों सेम नहीं है, अलग है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वर्सेस फ्लेक्सिबल यानी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये आ सकता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बड़े क्वेश्चन है मतलब। और तहलके वाले हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन है अप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर क्या फर्क पड़ता है, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर क्या फर्क पड़ता है, इवन नेशनल इनकम पे क्या फर्क पड़ता है। देखो नेशनल इनकम पे बताया था, चलो पीछे बताया नहीं था। अब एक्सपोर्ट अगर कम हो गई ना तो इसकी वजह से हमारे देश की नेशनल इनकम कम हो जाती है, क्योंकि हमारी बिक्री कम हुई है ना, सेल कम हुई है। अगर एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं तो इसकी वजह से हमारे देश की नेशनल इनकम बढ़ जाती है, बिक्री ज्यादा हुई है। अब तुम कहोगे सर देश की करेंसी की वैल्यू गिर रही है, उसकी वजह से हमारे देश की नेशनल इनकम बढ़ रही है। जी हां, आपको याद दिलाऊं तो सन 1991 में हमने अपने रुपये को जबरदस्ती डिवैल्यूएट किया था और 1991 के बाद से हमारा देश फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम यूज कर रहा है। 1991 तक हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम यूज करते थे अपने देश की अगर बात बताऊं तो डिवैल्यूएट किया था ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए और वैल्यू रुपया की बढ़ जाए, और रुपया की वैल्यू कह रहा हूं, देश के लोगों की इनकम बढ़ने लगे। तो यहां पर दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज रेट का पूरा चैप्टर खत्म करा दिया, जो जो टॉपिक बोले थे सारे आपको बता दिए। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ और यार तहलका मचा दो, कोई भी दिक्कत हो तो। मतलब तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है हमेशा और तुम्हारे साथ रहेगा, ये रिश्ता हमारा बरकरार रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है।
तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।